आज सीधा सवाल में हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव की। 2024 के चुनाव, सबसे बड़े चुनाव की, सबसे बड़े मेले और सबसे बड़े जश्न की, लोकतंत्र के, प्रजातंत्र के, जमहूरियत के। अब 2 हफ्ते से भी कम वक्त बचा है पहले चरण के चुनाव के लिए। 7 चरण में यह चुनाव होने वाले हैं। 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होगा, यानी कि आप बटन दबाएंगे। लेकिन दिलचस्प बात क्या है, थोड़ी सी परतें खोलेंगे इस चुनाव के। चुनाव चेहरे पर होता है, मुद्दों पर होता है, इसका घालमेल भी होता है, और जनता जनार्दन किस चीज को अहमियत देती है उसी पर निर्भर करते हैं चुनावी नतीजे। हार और जीत इसी पर तय होती है। तो 2024 के चुनाव में क्या मुद्दे बन रहे हैं? 2014 की बात करें तो भ्रष्टाचार, महंगाई की मार, ये बहुत बड़े मुद्दे बने थे। नारे गढ़े थे बीजेपी ने, बहुत हुई भ्रष्टाचार की मार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। उसका फल भी मिला, सकारात्मक नतीजे भी मिले बीजेपी को। उस वक्त 2G, 3G, 4G, 5G, जीजाजी, कोला घोटाला, न जाने कितने घोटालों की आंच कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए को झेलनी पड़ी, और 50 सीटों से भी नीचे 44 पर मुख्य विपक्षी दल जो बाद में बनी कांग्रेस सिमटती दिखाई दी। फिर आए 2019 के चुनाव, और 2019 के चुनाव में सबसे ज्यादा गूंज सुनाई दी राष्ट्रवाद की। पुलवामा में जो हमला हुआ और जो जवाबी कार्रवाई की भारत ने, और जिसकी ताल आज भी प्रधानमंत्री ठोकते नजर आ रहे हैं अपनी चुनावी रैलियों में और रोड शो में। इस वक्त वो गाजियाबाद में, नोएडा से सटे, नोएडा में मैं बैठा हूं, नोएडा से सटे गाजियाबाद में रोड शो कर रहे हैं और दम ठोक रहे हैं, ताल ठोक रहे हैं कि हम तो घर में घुसकर मारते हैं। तो राष्ट्रवाद का एक पुट था, और साथ ही साथ जिसकी हम चर्चा कम करते हैं, जन कल्याणकारी नीतियां। वो निचले पायदान पर जो आदमी बैठा है, उसको राशन, उसको गैस, उसको पानी, उसको शौचालय, उसको घर देने की जो बात थी, उसकी गूंज भी थी। पर 2024 में मुद्दे तश्तरी पर सजे हुए हैं। बेरोजगारी रिकॉर्ड स्तर पर जाती दिखती है। युवाओं की पीड़ा साफ महसूस की जा सकती है। युवा वर्ग की बात कर रहा हूं मैं, 18 से 24 साल वाले या 29 साल वालों तक की। महंगाई एक बड़ा मुद्दा, किसानी बहुत बड़ा मुद्दा है, और नोटबंदी के चलते जो हमारा इनफॉर्मल सेक्टर है, छोटे मोटे कारोबारी हैं, छोटे छोटे कारखाने जो थे, उनकी कमर टूटती हुई दिखाई दी है। देश पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। 200 लाख करोड़ से ऊपर यह आंकड़ा पहुंच चुका है। पर क्या इनकी गूंज सुनाई दे पा रही है? कांग्रेस ने कल अपना घोषणा पत्र जारी किया, पर घोषणाओं पर आम आदमी कितना एतबार करता है, और उसकी नब्ज कौन मजबूती से पकड़ रहा है, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। उधर बीजेपी, एक ट्रेंड साफ दिखाई दे रही है। हम संसदीय प्रणाली में रहते हैं और उसी के तहत चुनाव भी होते हैं, सांसद चुने जाते हैं, और जीतने वाली पार्टी के सांसद अपना नेता चुनते हैं जो प्रधानमंत्री बनते हैं। लेकिन चुनाव क्या लगातार, और ये 2014 से हुआ, 19 में भी देखा, और 24 में तो इसका एक और बड़ा रूप भी हम देख रहे हैं कि चुनाव हो गए हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म। चेहरे का चुनाव बनाने पर आमादा है क्या बीजेपी? और बनाए भी क्यों ना, बहुत से लोग कहेंगे, जब उनके पास प्रधानमंत्री मोदी जैसा
नरेंद्र मोदी जैसा करिश्माई नेता हो, एक ओजस वक्ता हो, 10 साल से वो प्रधानमंत्री हैं, तो उन्हें क्यों नहीं आगे बढ़ा चढ़ाकर वो दिखाएंगे? तो क्या ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म भी बन गया है? और इसीलिए बीजेपी लगातार पूछती है विपक्ष से कि मोदी के खिलाफ कौन? तो ये टीना फैक्टर भी है क्या? पर इसमें सवाल यह भी छिप जाता है कि बाकी जो उम्मीदवार हैं बीजेपी के, वो गौण हो जाते हैं क्या? जीत जो होगी वो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के जादू पर, मोदी है तो मुमकिन है, एक अकेला सब पर भारी, ये तमाम बातें बीजेपी की ओर से कही जाती हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कहा, संसद में कहा, एक अकेला सब पर भारी। ये बात और है, विपक्ष कहता है कि सबको बारी बारी वॉशिंग मशीन में धुलवाकर अपने साथ ले रहे हैं। जीत को लेकर इतने सुनिश्चित हैं तो हर व्यक्ति के लिए दरवाजे क्यों खोल रहे हैं? किसी के साथ भी गठबंधन करने को बीजेपी तैयार क्यों हो जाती है? पर मुद्दा मोदी का भी है। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं ये मोदी को हराना चाहते हैं। ये तभी सारे भ्रष्टाचारी एक साथ आ गए हैं मुझे हटाने के लिए, और विक्टिम कार्ड भी अच्छा खेलना जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी। इसके साथ कुछ सरकार की उपलब्धियां हैं कि भाई 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए, विकास की दृष्टि से सबसे तेजी से विकास करती हमारी अर्थव्यवस्था है, 50 करोड़ जनधन खाते, 11 करोड़ शौचालय वगैरह वगैरह वगैरह, ये लंबी एक फेहरिस्त है। तो क्या चेहरा मुद्दों पर भारी पड़ जाएगा? और इसी में मंडल और कमंडल की राजनीति का पुट भी आ जाता है। जातीय समीकरण कौन बेहतर बिठा पाएगा? बीजेपी बनिया ब्राह्मण पार्टी थी, लेकिन पिछले 10 सालों में हमने देखा है सोशल इंजीनियरिंग इतनी जबरदस्त की है कि मंडलीकरण भी हो चुका है पूरी तरीके से बीजेपी का। क्या इसीलिए अब माय फैक्टर यानी कि मुस्लिम यादव फैक्टर से बढ़कर तेजस्वी यादव माई बाप की बात कर रहे हैं, या अखिलेश यादव वो पीडीए की बात कर रहे हैं? पिछड़ा, दलित और ए में तो सब आ जाते हैं, अगड़ा भी, आदि आबादी भी, या आदिवासी भी, सब लोग। और कांग्रेस 5 न्याय की जब बात करती है तो वो नारी, युवा, किसान, श्रमिक और अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ों की हिस्सेदारी की बात कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी जातिगत जनगणना की काट लेकर आए कि भाई ये जातिवादी छोड़िए, असल में 4 जातियां हैं इस देश में, वो है गरीब, युवा, अन्नदाता यानी कि किसान और नारी। तो ये समीकरण भी कौन बेहतर बिठा पा रहा है? और इसीलिए गठबंधन की भी दरकार हो रही है। नीतीश कुमार के लिए इसीलिए क्या लाल कालीन बिछाकर वापस लाया गया जबकि सारे दरवाजे बंद हो गए थे। मौका परस्त पलटू राम न जाने कितनी संज्ञाओं से नीतीश कुमार को बीजेपी ने नवाजा था, इसीलिए जयंत चौधरी को भी साथ लिया है। या शिवसेना 2 फाड़ हुई, एनसीपी 2 फाड़ हुई, और वहां पर बीजेपी की अगुवाई वाली, हालांकि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं, असली शिवसेना के अब वो नेता हैं। तो चुनाव क्या कह रहा है इसकी था लेना बहुत जरूरी हो जाता है। ऐसे में आज का सीधा सवाल, हर तरफ जीत का शोर, 24 का चुनाव किस ओर? अब जीत की ताल तो ठोक रही है, वो तो ताल ठोकी जाती है कि भाई अब की बार 400 पार, तीसरी बार मोदी सरकार। अब वो तो बंगाल में भी कहा 200 पार, हरियाणा में कहा 75 पार, 150 पार कर्नाटक में भी कहा था। तो ये ताल तो ठोकी जाती है, लेकिन असलियत क्या है? और विपक्ष अपनी ताल नहीं ठोकता, लेकिन ये कहता है 180। मैं राहुल गांधी का बयान दोहरा रहा हूं यहां पर कि 180 से नीचे ला देंगे बीजेपी को। और दूसरा सवाल, एक मंच पर आए विरोधी, क्या मुद्दा सिर्फ मोदी? विपक्ष ये मुद्दा बना रहा है या बीजेपी
की रणनीति में फंस गया है, या हम सिर्फ ऊपरी बात कर रहे हैं। ये नेशनल मीडिया के साथ एक दिक्कत होती है। नोएडा के स्टूडियोज में बैठकर हम क्या अंदर तक घुसने को तैयार नहीं होते, चुनाव को समझने के लिए, उसे परखने के लिए, कसौटी पर कसने के लिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।